गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक नए चैप्टर में। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में हम लोग लास्ट में इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारे दो दो फायदे हो जाएंगे। चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और एनसीईआरटी के पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। और बीच बीच में हम लोग वो इम्पोर्टेंट चीज जानेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं या उस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मजेदार चल रही होगी और कॉन्फिडेंस भी आपको आ रहा होगा कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अगर बच्चे थोड़ा सा तैयारी करिए, अगर नहीं चल रही है, थोड़ा स्लो चल रही है तो अब करिए, क्योंकि अब केवल ज्यादा दिन नहीं रह गया। अब मुश्किल से 20 दिन मान के चलिए कि आपका एग्जाम रह गया है। ठीक है, 20 दिन मैंने बहुत बता दिया। अब 25 तारीख हो गया। आज वीडियो आप लोग देखेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 इधर 8 4 12, यानी मान के चलिए 22 दिन आप लोग का है। 18 4 22, ठीक है, 18 तारीख से तो पेपर स्टार्ट ही हो जाएगा आप लोग का। तो 22 दिन आपके हैं और तैयारी ऐसा करिए जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। और बच्चों आपको बता दें कि आपको अब थोड़ा सा बायोलॉजी के साथ साथ आप अपने हिंदी वाले सब्जेक्ट पे फोकस करो, इंग्लिश वाले भी चैप्टर फोकस करो, क्योंकि इस चैप्टर ये जो सब्जेक्ट है इनको पढ़ने से आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चैप्टर को भी साथ में लेके चलिए आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपने बायोलॉजी की तरफ। तो ये छोटा सा चैप्टर है, क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कितना वेटेज है, आइए ये सब सारा चीज जानते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मैं आपका साथी राजगुरु सिंह आज आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है बच्चों। इसे हम लोग कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों। ठीक है, तो बायोटिक एबायोटिक जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं बच्चों। इसकी खोज अर्नस्ट हैकल ने किया था, ठीक है। अ, यहाँ बस केवल हम लोग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, साइंटिस्ट के नाम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ देगा तो आप लिख लीजिएगा। अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी की टर्म दिए थे, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। अब देखो बच्चों, इसमें समझो कि इकोलॉजी क्या है, कि ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन, मतलब लगाव, किसके किसके बीच, ऑर्गेनिज्म के बीच, और उसके साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म का चाहे फिजिकल व्यवहार हो, चाहे, ठीक है, फिजिकल व्यवहार हो चाहे जेनेटिकल व्यवहार, कोई भी व्यवहार हो, ठीक है, वो इन्वायरमेंट से कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है, उसी इंटरेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन ही क्या है, इकोलॉजी है। आइए इसके लेवल्स को समझते हैं कि इकोलॉजी में क्या क्या डिफरेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहले लेवल्स पढ़ने ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग ये टर्म्स पढ़े थे कि सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू मिलते हैं तो बच्चों क्या बनता है, ऑर्गेन बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गेन मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे शरीर में, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। अब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं तो हम लोग कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन बनती है। और जब पॉपुलेशन बनती है तो जरूरी नहीं कि ह्यूमन का ही पॉपुलेशन हो, भेड़ का हो सकता है, बकरी का, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलते हैं, तब वो बनाते हैं एक समुदाय, कम्युनिटी। और जब बहुत सारे कम्युनिटी अर्थ पे मिलते हैं तो वो कहाँ आते हैं, बायोस्फीयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये टर्म हो गया। तो ये एक प्रकार का क्या हायरार्कियल लेवल है। क्या कहा मैंने, मैंने इसे कहा एक हायरार्की लेवल है, जिसमें कैसे एक छोटा सा सेल एक बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन समुदाय बनाता है, इसे कम्युनिटी कहते हैं, और कम्युनिटी मिलकर क्या बनाती है, बायोस्फीयर बनाती है। यानी अब जैसे देखो, चाहे एनिमल है, एनिमल क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। एनिमल क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यही प्लांट है, तो प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को
CO2 चाहिए। प्लांट को क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन कम मात्रा में चाहिए। एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो प्लांट क्या करे, इसका यूटिलाइज कर रहा है। प्लांट यानी एनिमल पे निर्भर है, एनिमल प्लांट पे भी निर्भर है। प्लांट हमें क्या देते हैं? हमें फ्रूट्स दे देते हैं। ये हमें फ्रूट्स देते हैं, ये हमें सीड देते हैं, ये हमें लकड़ी देते हैं। ठीक है, जिससे हम घर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, जिसपे आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, वो प्लांट ही के से तो बना है बच्चों। ठीक है, हो सकता है अगर आप लोहे वाले पढ़ रहे हो तो बात की बात है। तो ये ऑर्गेनिज्म होता क्या है? जो यहाँ के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद जो ऑर्गेनिज्म बचा बना, अब इसी से स्टार्ट होती है इकोलॉजी, कि कैसे ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में कैसे उसके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कैसे अपने आप को डेवलप करता है। ठीक है, कैसे ग्रोथ करता है, इसी चीज को हम लोग को पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एट इंडिविजुअल लेवल इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग कंपोनेंट होता है इस एनवायरनमेंट में, जो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग इसे बात करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच रिवील्स हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडाप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। इसमें बताता है कि ऑर्गेनिज्म शारीरिक रूप से कैसे वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। द ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हो, जो इन्वायरमेंट देख रहे हो आप, तारा, सूर्य, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा अर्थ, जो हम लोग हवा के अंदर घिरे हैं, इस पे ह्यूमन क्या है? ये जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, ये क्या है? एक छोटा सा तो पार्ट है। इसमें देखो, आदमी के साथ साथ क्या है? भेड़, बकरी, सांप, समुद्र, पेड़, पौधे, बहुत सारे प्रकार के इसमें क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है ना? तो अब इसी को समझते हैं कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं किसी भी स्पीसीज का, अब जैसे शेर का एक जाति है, वो एक ऑर्गेनिज्म हो गया, लेकिन बहुत सारे शेर आ गए तो एक शेर का क्या हो गया? जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। तो अब शेर की जनसंख्या, बिल्ली की जनसंख्या, एक कुत्ते की जनसंख्या, एक ह्यूमन की जनसंख्या, जब ये सारी जनसंख्या आपस में मिलती हैं, तो इन्हीं अलग अलग जातियों की, स्पीसीज के जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग हो सकती है। तो पॉपुलेशन डिफाइन करता है द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, कि शेर है, शेर की कितनी, मान लो 10 शेर है, 20 शेर है, 50 शेर हैं, ये सारे इंडिविजुअल को जोड़ के जो स्पीसीज का निकलता है, उसे स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में क्या करते हैं? उसको एरिया को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो ऐसे जी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो बच्चों कि एक ह्यूमन है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब समझो, अब एक एरिया है, इस एरिया में ये तो एक ऑर्गेनिज्म था, लेकिन इसी ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का पॉपुलेशन हो गया। स्पीसीज क्या होती है? अब जैसे ये ह्यूमन की स्पीसीज मैंने बता दिया, ऐसे ही बहुत सारी कैट की होगी, डॉग की होगी, लॉयन की होगी। तो अलग अलग जीवों की स्पीसीज अलग अलग होगी। तो इनकी जो ग्रुप इंडिविजुअल होगी, जो ग्रुप में जो ये होंगे, तो इन्हें हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है। आइए समझते हैं स्पीसीज। The species are the group of individual, one या more population which resemble each other and can interbreed among themselves। ठीक है। बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है? The assemblage of all population of different species present in an area that interact among themselves are called biotic community। ये 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे प्लांट की कम्युनिटी हो गया, एनिमल की कम्युनिटी हो गया, माइक्रोबियल की कम्युनिटी हो गया, कि प्लांट एनिमल पे डिपेंड है, एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और इन दोनों के मर जाने के बाद ये माइक्रोबैक्टीरिया जो है इन दोनों पे डिपेंडेंट है, या तो ये एनिमल को सड़ाएगा या फिर प्लांट को सड़ा देगा। ऐसे ही तो इकोसिस्टम चल रही है। तो इकोसिस्टम क्या है? कि द सम टोटल ऑफ बायोटिक लिविंग, कि जितने भी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल है, या एबायोटिक चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया being integrated through exchange of energy and recycle of nutrients are collectively called ecosystem।
जैसे मान लो एक इकोसिस्टम को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। इसमें समझो कि एक प्लांट है, ठीक है, और ये ह्यूमन है। ह्यूमन CO2 इसके दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, इसको ऑक्सीजन दे रहा है। दोनों में अदला बदला है। यहाँ पे मान लो एयर होगा, यहाँ वाटर होगा, ठीक है। तो ये एयर और वाटर, सॉयल, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर हैं, जिसे हम लोग कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक फैक्टर। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये लोग क्या है, बायोटिक है। क्या है ये सब, ये सब बायोटिक फैक्टर हो गए, ठीक है। मतलब जो लिविंग है वो बायोटिक, जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक हो गया। ये एक दूसरे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। बिना पानी का ये ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा प्लांट, ठीक है। बायोम क्या होता है बच्चों, द लार्ज यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मेजर वेजिटेशन टाइप विद एसोसिएटेड फौना इन ए स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन इज कॉल्ड बायोम। फौना का मतलब होता है बच्चों एनिमल, कि एक ऐसा मेजर वेजिटेशन एरिया, क्लाइमेटिक जोन, जहां पे केवल फौना ही पाए जाते हों। ऐसे स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन को हम लोग क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। तो बायोस्फीयर क्या हो गया, ऑल द इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोस्फीयर। पूरी धरती के जो इन्वायरमेंट है उसे पूरा कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। नीके क्या होता है, ये जो नीके, इसे बहुत लोग नीच पढ़ते हैं, नीच नहीं है, नीके है। नीके का मतलब इकोलॉजिकल नीड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट the resources it utilizes and its functional role in the ecological system. Each species occupy a distinct niche and no two species occupy the same niche. देखो, जितने भी स्पीसीज हैं, जैसे एनिमल है, तो एनिमल कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है। तो इस एनिमल के लिए, जो एनिमल है इसमें से अगर बात कर ले ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो नीक हो गया, कौन हो गया, धरती हो गया, लैंड हो गया। लेकिन अगर कोई मछली है, तो मछली क्या है, एक्वेटिक है, यानी इसे चाहिए पानी। तो इसकी नीड क्या हो गया, पानी हो गया। तो कह रहा है ईच स्पीसीज ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्ट नीच। जो प्रत्येक स्पीसीज है उनकी अलग अलग क्या होती है, नीक होती, नीच होती है। ये जो नीक होती है, इनका हर एक स्पीसीज का अलग अलग होती है। ह्यूमन धरती पर रहेगा तो उसका नीच धरती, ये लैंड हो गया। मछली पानी में रहती है, इसका मतलब नीच उसका पानी हो गया। एंड नो टू स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम नीच। ह्यूमन पानी में और लैंड पे नहीं रह सकता है। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन केस याद कर लीजिए, जैसे फ्रॉग, मेढक जो है बच्चों, ये रहता है, खाता है, पीता है कहाँ पे, लैंड पे। अंडा देना होता है तुरंत पानी भाग जाता है। तो अब इस मेढक के लिए जो नीक बनेगा, वो लैंड भी होगा और एक्वेटिक होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस है। ये केवल किस में होता है, एम्फीबियन में। ये केवल एम्फीबियंस के केस में होता है। तो नी क्या आपको क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। हम लोग को फटाफट चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट रेफर टू एज द सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशन विच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ये जो इन्वायरमेंट होता है इसमें जितने भी फिजिकल और बायोटिक कंडीशन क्रिएट होते हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनिज्म को, जिसके वजह से वो सरवाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। लेकिन डिफरेंट सीजन रिजल्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये अलग अलग सीजन क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारी अर्थ क्या होती है, अपने ही अक्ष पे रोटेट करती है। हमारा जो अर्थ है, ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। तो कितने घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। अगर अर्थ एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है, अगर ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए ये को सन को रोटेट करती है, सन के चारों ओर घूमती है, तो इसे पूरा करने में 365 डे लगता है, ठीक है। जो कि हम लोग कह देते हैं कि 1 साल का समय लगता है, ठीक है। ये चीज याद रखो, बस यही चीज आप लोग को बताना था। अब इसमें 365
अर्थ पे घूमते घूमते 24 घंटा लगा, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है। तो अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में 24 घंटा लगता है। सन को पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना लगता है? 365 दिन लग जाता है बच्चों। इसी 365 दिन में से 4 सीजन आते हैं। जैसे जैसे जोन पे हम लोग अर्थ हमारी पहुंचती है, वैसे हमें कोल्ड रीजन, ठीक है, गर्मी पड़ती है, हीट, रेनी सीजन आता है। और ये इस समय जो चल रहा है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में बच्चों क्या होता है, ये सबसे छोटा होता है, 2 मंथ। हम लोग कहते हैं 4, 4, 8, 4, 12 होता है। और तो ये क्या होता है कि जैसे ठंडी खत्म होती है, गर्मी स्टार्ट होने वाली रहती है, इसी के बीच में आती है बसंत ऋतु। इन दोनों के बीच में 2 महीने की गैपिंग रहती है, ठीक है। तो अब बसंत ऋतु में क्या होता है, पेड़ की सारी पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं। यही होता है बसंत ऋतु। इसमें न ज्यादा ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है। मौसम बहुत खतरनाक होता है। इसी समय हम लोग का पेपर भी चलता है, जैसे नींद भी खतरनाक आती है, ठीक है। द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड डेजर्ट, ग्रासलैंड मतलब सूखा स्थान, हरा भरा लैंड, रेन फॉरेस्ट एरिया, टुंड्रा एरिया। ये सब क्या है, बायोम के अलग अलग डिफरेंट लेवल हैं। कैसे बना? डिफरेंट बायोम इज ड्यू टू एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, कि किसी किसी स्थान पे टेम्परेचर कितना ज्यादा पड़ा है। जैसे राजस्थान की अगर बात कर लें, तो राजस्थान की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, हाई मात्रा में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, यानी गर्मी ज्यादा दिन पर पड़ता है। यानी सीजन अगर बोले तो वहां पे 10 महीने क्या है, हम लोग कहते हैं कि 10 महीने तो वहाँ गर्मी पड़ती है। इसलिए वहां का जो बायोम बना, जो इन्वायरमेंट बना, वो कैसा बना, वार्म बन गया, गर्म बन गया। हम लोग यूपी एमपी वाले जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात सब हमें देखने को मिलता है। तो ये कैसे बना? एनुअल वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, कि तापमान ज्यादा दिन तक रहा तो गर्मी वाला एरिया हो गया, तापमान कम बेसी, ज्यादा कम बेसी ऐसे अगर रहा तो वहां पे अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। और ये जो एनुअल वेरिएशन होते हैं, इसके अलग अलग माध्यम भी होते हैं। आइए समझते हैं। द एबव एनुअल वेरिएशन टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, रिमेंबर याद रखो कि प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो, कि बरसात भी और बर्फबारी दोनों पे एक साथ मिला के बनता है। 10 फॉर्म मेजर बायोम्स, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा बायोम क्रिएट हो जाता है। जम्मू कश्मीर में देखो क्या है, टेम्परेचर वहाँ बहुत कम है, यानी लंबे दिनों तक क्या होता है वहाँ पे, टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ का बायोम क्या हो गया, वहाँ ठंडा बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। द बायोम्स में भी डेजर्ट, बायोम्स डेजर्ट स्थान भी हो सकता है, रेन फॉरेस्ट स्थान भी हो सकता है, टुंड्रा एरिया भी हो सकता है। जैसे रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। अब जैसे समझो कि अलग अलग के डिफरेंट बायोम हैं। जैसे देखो, डिजर्ट एरिया भी दिखाया गया है। किसी धरती पे कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। धरती पे कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ पे ग्रासलैंड है, यानी केवल घास फूस पाए जा रहे हैं। जैसे देखो, अब ये टेम्परेचर फॉरेस्ट में भी इंक्लूड है, डेजर्ट में भी कंक्लूड है, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जहाँ पे कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। तो हर जगह घास पाया जा रहा है कि नहीं? ठीक है, यानी ग्रास, डेजर्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट दोनों में कंक्लूड है, ठीक है। लेकिन डेजर्ट देखो क्या है, अलग है सबसे। ट्रॉपिक फॉरेस्ट, ये क्या है, ट्रॉपिक फॉरेस्ट का मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। कॉनिफेरस पौधे, जहाँ कांटेदार पौधे पाए जाते हैं दलदली स्थान पे, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यही सब हो गए, दलदली स्थान वाले एरिया ज्यादा हो गए। टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट, इनकी संख्या देखो बहुत कम है। ये बेसिकली जो है फॉरेन वाली जो आइलैंड एक एक होती हैं, जो समुद्र के बीच में होती हैं, इन्हीं के बारे में, अल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी से एलिमिनेट कर दिया है मैंने, ऐसे से इसे कंक्लूड करा दिया, समझा दिया आपको। आइए समझते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम को बनाते कौन है? तो बच्चों, इकोसिस्टम को एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलकर बनाते हैं। अब मैंने ऊपर बताया था ए बायोटिक में, वहां पे मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए थे, वहां पे मैं ये बता रहा था कि जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे बनाते हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बनाते हैं। लेकिन ए बायोटिक फैक्टर क्या हो गया तुम्हारा, लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया। जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, सॉयल हो गया, और यहाँ पे एयर नहीं बताया, यहाँ पे एयर भी कर लेना आप लोग, ठीक है।
बायोटिक में जैसे मैंने वहाँ केवल ह्यूमन का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे पैथोजेंस होंगे, पैरासाइट्स होंगे, प्रीडेटर होंगे, कंपटीटर होंगे। पैथोजन बैक्टीरिया आते हैं, पैरासाइट जो दूसरे पे फुली डिपेंडेंट होकर उससे फूड इनटेक करते हैं। प्रीडेटर जैसे शेर हो गया, वो केवल क्या करते हैं, हिरन को मतलब मांसाहारी जीव जो है शाकाहारी जीवों को मार के खाते हैं। तो एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। तो प्रीडेटर क्या करता है, प्रे को हमेशा मार के खा जाता है। कंपटीटर क्या होते हैं, दोनों लोग compete करते हैं, और जो जीतेगा वही फूड करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये कंपटीटर हो गए। आइए इन्हीं सब मेजर कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर, जिसमें बात आती है टेम्परेचर। अब देखो बच्चों, हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, हमेशा टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे गर्मी ज्यादा पड़ रही है। गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे कहते हैं कि गर्मी ज्यादा पड़ने से क्या होता है कि जो सूर्य से रोशनी निकलती है उसमें यूवी रेडिएशन आती है, वो हमारे हाथ को पेनिट्रेट करके हमें कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित करवा सकती हैं। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, गेहूं की फसल नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे जो आपके खरीफ फसल्स हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो आप गेहूं नहीं खा पाएंगे, यानी रोटी नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर संतुलित नहीं रहेगा तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं होगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा, जिसके वजह से हर एक जीव जंतु को क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इट इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलिवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर। हर एक हर एक ऑर्गेनिज्म को, सबको क्या है, संतुलित रहना चाहिए। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। इट इज ऑब्जर्व दैट सीजनली द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज। ये पाया गया कि जो सीजन के अनुसार, अभी देखो जैसे आप लोग कि अभी जनवरी ही चल रहा है, ठंडी विलुप्त होती चली जा रही है। पहले ठंडी पूरी जनवरी रहती थी, फरवरी भी रहती थी। फरवरी के लास्ट में थोड़ा जब होली आता था तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को कहते हैं सहरावन लगता था, थोड़ा थोड़ा गर्मी फील होने लगता था। लेकिन देखो अभी जनवरी पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग नष्ट होती जा रही है, जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सोचो अभी जनवरी ही चल रहा है, तो सोचो अभी जून जुलाई में क्या हाल होने वाला है, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है इस साल। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग नष्ट हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और हमारी गवर्नमेंट का है। ठीक है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट के चक्कर में पेड़ पौधा कम लगवा रही है ऐसे एरिया में जहाँ पे पेड़ पौधा पहले से ही है। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज लगातार घटेगा अगर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम प्लांट टू द माउंटेन टॉप। पहाड़ों एरिया में जो है, जहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पे टेम्परेचर लगातार घट रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के खराब होने की वजह से। जैसे हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर के द्वारा हमारा पूरा अर्थ क्या है, घिरा हुआ है। ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है। अब ये ओजोन लेयर की खास बात ये होती है बच्चों की, जो भी सनलाइट आती है तो उसको बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। तो सनलाइट जो एनर्जी लेके आती है वो एनर्जी अंदर ही रह जाती है। CO2 एक ऐसा गैस है कि जो ओजोन लेयर को भेद के इन्वायरमेंट में नहीं जाता है, वो इसी जगह रह जाता है। तो जितने CO2 बढ़ते जा रहे हैं वो सब क्या है, अर्थ के एकदम बाहर यूनिवर्स में तो जा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहीं पे बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब जो टेम्परेचर का रेंज होता है वेरीज फ्रॉम सब जीरो लेवल्स टू पोलर एरिया लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस एट हायर एटीट्यूड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। जब गर्मी आता है तो डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर 50 से भी ज्यादा, 50 तक पहुंच जाता है। और जो पोलर एरिया में है, पोलर रीजन में अर्थ में, वहां टेम्परेचर जीरो के से नीचे भी भाग जाता है। तो टेम्परेचर क्या करता है, पोलर रीजन पे अलग अलग वैरी कर रहा है, जहां पे ज्यादा वहां डेजर्ट एरिया, जहां कम पड़ रहा है वहां पे ठंडा एरिया। जो टेम्परेचर होता है बच्चों कैन अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एंजाइम फ्लूइड बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो एंजाइम्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, टेम्परेचर बॉडी का बढ़े रहेगा, हमेशा फीवर होगा, एंजाइम हमेशा एक्टिवेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। ठीक है, गर्मी के दिनों में देखो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से हमें स्वेटिंग होती है और हमें
घमौरियाँ निकल जाती हैं, जिसपे शरीर में हमें चुनचुनाहट फ़ील होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो ये सब क्या होता है? ये सब हमारी एंजाइम की इनएक्टिविटी की वजह से होता है। उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। Organism tolerating high range of temperature is called eurythermal, and the organism which can tolerate narrow range of temperature is called stenothermal. जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के हाई रेंज में झेल लेते हैं उन्हें यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो कम टेम्परेचर एरिया में रहते हैं उन्हें स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आइए दूसरे एबायोटिक फैक्टर की बात करें, वाटर की। वाटर हर एक जीव के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो। एनिमल्स में हर एक प्रकार के एनिमल्स बच्चों आ जाएंगे। प्लांट को वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एनिमल्स को वाटर चाहिए उसके पेट की एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो वाटर का बहुत ज्यादा नीड है, बिना वाटर का किसी का चलने वाला है नहीं। ठीक है, इट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लाइफ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। जीवन संभव ही नहीं है बिना पानी का बच्चों। द अमाउंट ऑफ वाटर एनवायरनमेंट डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। प्लांट के लिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट करते हैं। फॉर एक्वेटिक हैबिटेट, सारी मछलियां मर जाएंगी अगर पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से पानी की वजह से उनकी पीएच वैल्यू मेंटेन रहती है, सैलिनिटी मेंटेन रहती है, टेम्परेचर ऑफ वाटर भी मेंटेन रहती है उनके शरीर की। हम लोग पानी पीते हैं क्यों? गर्मी में हम लोग पानी ज्यादा पीते हैं, जिससे हमारे शरीर की टेम्परेचर मेंटेन रहती है जब हमें स्वीटिंग होता है तब। Organism tolerating wide range of salinity is called euryhaline. An organism that tolerate only narrow range of salinity is called stenohaline. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा टॉलरेट करते हैं किस फील्ड में, सैलिनिटीज, जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी हो, तो उसे यूरी हेलिन कहते हैं। जहाँ पे कम पानी की दिक्कत होती है वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे स्टीनो हेलिन कहते हैं। आइए तीसरे फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, लाइट की। लाइट बच्चों क्या है, लाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑटोट्रॉफ जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, पेड़ पौधे, उनके लिए लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसमें ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। ठीक है, द स्मॉल प्लांट लाइक हर्ब्स, shrubs can perform photosynthesis under very low light condition as they overshadowed by tall trees। ठीक है, the plant depend on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें पुष्प पाया जाता है बच्चों, उनमें पुष्प खिलने के लिए उन्हें प्रकाश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, यानी जितने भी फसल्स हैं, जितने भी पुष्प वाले पौधे हैं, अगर इनको धूप नहीं मिलेगा तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग नहीं होगा तो फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन जानवरों की डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके लिए लाइट बहुत जरूरी है, दैट दे यूज द डायूरेनल सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, फोटो पीरियड क्यूज फॉर टाइमिंग द फॉरेजिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी। ह्यूमन के लिए भी देखो सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठंडी के दिनों में 4 दिन सूर्य भगवान नहीं निकलते तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। गर्मी के दिन में सूर्य की रोशनी से परेशान भी हो जाते हैं। यानी बिना सूर्य के वजह, बिना सूर्य से हमारा काम नहीं चलने का। ठीक है, यानी सूर्य भगवान को निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट लाइट है उतना इम्पोर्टेंट सॉयल भी है। यानी ये भी इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। जो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल वेरीज टू डिफरेंट प्लेसेस। ये जो सॉयल होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो पीएच होती है, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। द नेचर जो होती है इसकी सॉयल की डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस। ये अलग अलग जगह पे डिपेंड वेरी करती है। क्यों? क्योंकि अब जैसे इंडिया की बात कर लें तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट पाई जा रही है। जम्मू में जाओ वहाँ की क्लाइमेट दूसरी है, अफ्रीका में जाओ वहाँ की क्लाइमेट दूसरी है, अमेरिका में जाओ वहाँ की क्लाइमेट दूसरी है। तो जहाँ की जैसी क्लाइमेट, वहाँ की वैसी सॉयल, वहां की वैसी सॉइल की पीएच, वहां की वैसी सॉइल की खेती में हो रही पैदावार, ये सब मिट्टी ही तो जिम्मेदार है बच्चों। तो जैसा क्लाइमेट वैसा सॉइल हो जाएगा। कहते हैं जैसा रंग वैसा भूसा। ठीक है, द सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द percolation and water holding capacity of the soil।
The vegetation in area is determined by some soil parameter like pH, mineral composition and topography. तो ये वेरी करता है जैसा जैसा क्लाइमेट होगा। आइए बात करते हैं क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं एबायोटिक फैक्टर के लिए। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस मैनी स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल विद इन द बॉडी environment that permits biochemical reaction physiological function to proceed with maximum efficiency enhance the overall fitness of the species। ये जो स्पीसीज होती हैं इनके फिटनेस पे एबायोटिक फैक्टर कारगर होते हैं। ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इंटरनल इन्वायरमेंट जिसे हम लोग होम्योस्टेटिस कहते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है उसके बॉडी का टेम्परेचर उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के अंदर के मिनरल्स टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ऐसी प्रक्रिया को हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं, जो डिस्पाइट करता है वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टैटिस। अगर ये खराब हो जाएगा तो उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होगा। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को रेगुलेट करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेंटेन होम्योस्टैटिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मींस के द्वारा होते हैं। ठीक है, सभी पक्षी, मैमल्स, लोअर वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट सब थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस द्वारा अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। थर्मो रेगुलेशन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर मिनरल्स का कंसंट्रेशन ना बढ़ जाए, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया ज़्यादा ना होने लगे, जिसकी वजह से हम हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हमें स्वीटिंग होने लगेगा तो क्या होगा, हमारे अंदर मिनरल, सोडियम, पोटेशियम की कमी हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बीच 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 में क्या करते हैं, ग्लूकोज पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बनी रहती है। ठीक है, द सक्सेस ऑफ मैमल लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो इनकी सक्सेस है मैमल्स के अंदर, ये क्या करते हैं, इनके अंदर ये ऐसी क्षमता है कि अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। गर्मी पड़ेगा हम लोग कूलर चालू कर लेंगे, बेना ले लेंगे, ठीक है, पंखा चालू कर लेंगे, एसी में बैठ जाएंगे। ठंडी आएगा स्वेटर जैकेट अपने आप को ढक के रखेंगे, मतलब हमें अपने बॉडी को टेम्परेचर, हमारा मोटिव है बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना। गर्मी आएगा तो हमें पता है कि क्या करना है, ठंडी आएगा तो हमें पता है, बरसात आएगा तो हमें पता है, यानी कोई भी इन्वायरमेंट हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, हमें मेंटेन करने आता है। यही तो मैमल्स की खास बात है। लेकिन बच्चों गर्मियों के दिनों में व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर, जब बाहर की टेम्परेचर ज्यादा हो, वही मैंने बताया कि एसी चालू कर लो, ये सब प्रोसेस सब है। हम लोग कंफर्म करते हैं मेजोरिटी हम लोग की 99% एनिमल के हैं। नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर डिटरमाइन द एम्बिएंट टेम्परेचर। प्लांट ये मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। हम लोग के अंदर स्वीटिंग होता है तो प्लांट ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, या तो हम लॉस या गेन कर सकते हैं हीट का, डिपेंड करता है हमारी सरफेस एरिया कैसी है। ठीक है, तीसरा आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। जैसे द टेम्पोररी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम किसी घर में रह रहे हो, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल रहा है, घर वालों का प्रेशर है, तुम वहां से माइग्रेट कर गए। कैसे, टेम्पोररी मूवमेंट, कुछ देर के लिए तुम अपने घर से बाहर निकल गए स्ट्रेसफुल हैबिटेट से। मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन फेवरेबल कंडीशन रेपियर इन इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब घर का माहौल ठंडा हो जाएगा, सब लोग सही हो जाएंगे, तब फिर तुम अपने घर वापस आ सकते हो। तीसरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। लेकिन द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इज वेरी कॉमन इन बर्ड्स। बनारस में चले जाइए 80 घाट पे, तो वहां पे आप साइबेरियन बर्ड्स देखेंगे। ये कहाँ से आते हैं, रसिया से आते हैं भैया। सोचो ये कितनी लंबी दूर पे ट्रैवल करके बनारस में आती हैं, इस समय आपको दिख जाएंगी। जैसे फिर यहाँ गर्मी आएगी फिर वो रसिया वापस चली जाती हैं, यानी एक लंबे अवधि के लिए यहाँ पे आती हैं। जब उनके घर वापस कब होते हैं, जब वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तब। जैसे इन विंटर फेमस केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है। इन राजस्थान होस्ट thousands ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। जो ठंडे प्रदेश से
उस जगह पे आ जाती हैं। जब वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ने लगता है तो यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में, जैसे मैंने बनारस का बताया। जब वहां का मौसम सही हो जाता है तो 6 महीने बाद फिर ये एक लंबी उड़ान भरती हैं, फिर अपने घर वापस हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सिंपल एक और एग्जांपल, हमारे यूपी में गर्मी पड़ने लगती है तो हम लोग शिमला, मनाली, ठीक है, जम्मू चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्या है, कोल्ड रीजन, वहाँ ठंडा प्रदेश है। तो हम लोग 3-4 महीने वहाँ रहते हैं, फिर यहाँ अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ये टेम्पोरी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, फिर अपने घर वापस आ जाना, यही कहलाता है माइग्रेशन। ठीक है। और क्या होता है सस्पेंड? सस्पेंड का मतलब, जैसे सम बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट एंड फ्रॉम थिक वॉल्ड स्पोर टू ओवरकम स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब जैसे कोई बैक्टीरिया है या फंजाई है या फिर लोअर प्लांट्स हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने शरीर की जितनी भी डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस को कम कर लेंगे और अपने शरीर के चारों एक ऐसा आवरण बना लेंगे जिसकी वजह से वो मर ना पाए। जैसे मान लो कि बच्चों, आप लोग देखे होंगे आपके छतों पे कि अभी ठंडी चल रहा है तो आपके छत पे काई नहीं देखने को मिलेगा। गर्मी में देखो तो और नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही बरसात का सीजन आता है, देखते हैं कि जहां जहां पानी रुकता है वहां काई लग जाती है। कैसे पॉसिबल है? तो वो बैक्टीरिया ही है। उस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या करती है, अपने शरीर के चारों ओर क्या है कि ऐसे एक आवरण बना लेती है। अब ये आवरण पे कोई भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, इसको बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी डेथ नहीं होगी। जब इसका स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाएगा तो फिर से ये ग्रो करेगा, डेवलप करेगा और अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। ठीक है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट अंडर ऑनसेट सुटेबल, जैसे सुटेबल इन्वायरमेंट ग्रो हो जाएंगे। The animals that fail to migrate might avoid the stress by escaping in time. Example, bear goes into the hibernation during winter. अब जो भालू होते हैं, जैसे ठंडी समय आता है तुरंत ये क्या होते हैं, बिलों के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, यानी अपने आप को सस्पेंड कर लिए उस एनवायरनमेंट में। यानी अब आप उनको एनवायरनमेंट देख ही नहीं पाएंगे। जैसे सांप को देख लो, गर्मी के दिनों में सांप क्या होते हैं, बिल के अंदर घुस जाते हैं। यानी इन्होंने अपने इन्वायरमेंट से ही अपने आप को सस्पेंड कर लिया कुछ समय के लिए। जैसे बरसात का सीजन आएगा, बिल से बाहर आ जाएंगे, फिर रेंगना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये अपने आप को छुपा लेते हैं कुछ समय के लिए, सस्पेंड हो जाते हैं इन्वायरमेंट से कुछ समय के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। लेकिन जो स्नेल घोंघा होता है, मछली होता है, ये एस्टिवेशन प्रोसेस चल जाते हैं कब? समर में। ठीक है, अपने आप को छिपा लेंगे पानी के अंदर ही। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। छोटी छोटी जो मछलियों से भी छोटे होते हैं, जो तालाबों, पोखरों, समुद्रों, नदियों में पाए जाते हैं, ये जैसे इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये डाई पॉज स्टेज में चले जाते हैं। जैसे ये एल्गी वाला मैंने कहानी बताया, और ये अपने आप को सस्पेंड कर लेंगे। जैसे फिर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वैसे ग्रो कर जाएंगे। अब इतना करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इसमें एडॉप्ट कर लेगा, वो सरवाइव करेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। जो नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। तो आइए समझते हैं एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो ठंडी पड़ रही है, हम कहे नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडी मुझे नहीं लगता, मैं स्वेटर जैकेट नहीं पहनूंगा। तो मैं इन्वायरमेंट का बगावत कर रहा हूँ। जब मैं इन्वायरमेंट से बगावत करूंगा तो इन्वायरमेंट हमें छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हमें ठंड लगने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है उस जीव की, जो ज्यादा हीरो बनेगा। तो जो एडॉप्ट करेगा इन्वायरमेंट के अनुसार, वही धरती पे जिंदा रहेगा और उसी की संख्या बढ़ेगी, वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल attribute of an organism enables it to survive and reproduce in habitat is called adaptation। अगर उसके व्यवहार में शारीरिक रूप से, बाहरिक रूप से, ठीक है, और व्यवहारिक रूप से अगर उस अपने आप को बदलाव नहीं करता है तो वो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा इस धरती पे। तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने शरीर को मेंटेन रखो, अच्छे खासे दिखो, तो शरीर फिट रहे, निरोग रहे, शरीर की जितनी भी पाचन शक्ति हो, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, सारा एकदम संतुलित हो,
तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो, जिससे तुम लोगों से मिलो तो लोग कहें कि नहीं देखो कितना अच्छा इंसान है। तो इस प्रकार के अगर आपके अंदर चेंजेस आते हैं तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये तुरंत होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबे दिनों से चलने वाला प्रोसेस होता है। कुछ adaptation have evolved and are incorporated in the genus gene, thus become heritable। कुछ एडाप्टेशन तो ऐसे हो जाते हैं कि वो आनुवंशिक हो जाते हैं। और लेकिन ये जो एडॉप्टेशन होता है ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे डार्विन ने क्या बताया था कि जिराफों, दो प्रकार के लंबी गर्दन वाले जिराफ थे। ठीक है, एक छोटी गर्दन वाला, एक लंबी गर्दन वाला। जो छोटी गर्दन वाला था उसको फूड नहीं मिला, जमीन पे जब घासें नहीं रही तो छोटी गर्दन वाला मर गया, लेकिन लंबी गर्दन वाला बच गया। और वो एडॉप्ट किया उस इन्वायरमेंट में, और वही उसका जीन क्या हो गया, उसके बच्चों में हेरिटेबल हो गया। लेकिन लेमार का तो बाइकआउट हो गया था, गर्दन उछा उछा के खा रहे थे। तो ये देखा गया, जैसे अडॉप्टेशन कंगारू रैट, जिसे डिपोडोमस मेरियामी कहते हैं। जो कंगारू रैट होता है, नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है। कैपेबल टू मीट इट इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, वाटर इज बाई प्रोडक्ट। ठीक है। एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, आप लोग डेजर्ट प्लांट को देखो कि जैसे पत्ती है, अगर पौधा है उसके ऊपर अगर पत्ती है, अगर पत्ती ज्यादा चौड़ा होगा तो पानी ज्यादा निकलेगा उसके पत्ती से। तो अब ये पौधे के पास तो ऐसे कम ही पानी है, जमीन में राजस्थान एरिया में देखो तो वहां पे पानी पौधों को तो कम मिलेगा। भले ही वो रूट अपना नीचे तक ले जाए, क्योंकि पानी सोर्स बहुत नीचे है। तो ये प्लांट क्या करते हैं कि इस पत्ती का सरफेस एरिया एकदम कम कर देंगे, ये एकदम कोन जैसा हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें ट्रांसपीरेशन कितना ही हो पाएगा, बहुत कम हो जाएगा ना, इसमें तो बहुत ज्यादा होगा। तो प्लांट ने इस प्रकार का एडॉप्टेशन कर लिया, जिसकी वजह से हैव थिक वैक्सी कोटिंग लीव्स कॉल्ड क्यूटिकल, और अपने ऊपर क्या हो गया, एक वैक्सी क्यूटिकल का लेयर बना लिए। जैसे सनलाइट भी आएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पत्ती का जो पानी निकलना रहेगा ज्यादा वो कम निकलेगा। फॉर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन क्या हो इनमें, कम हो। तो डेजर्ट प्लांट के अंदर देखा गया। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे अडाप्टेशन जैसे डेजर्ट में जो लिजार्ड रहती हैं वो भी अपने आप को अडॉप्ट कर ली। एडाप्टेशन है हाई एटीट्यूड इन ह्यूमन, ह्यूमन जो पहाड़ी क्षेत्र एरिया में पाए जाते हैं, जो माउंटेन के ऊपर पाए जाते हैं, जम्मू में पाए जाते हैं, वहाँ के लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लिए, तभी तो जिंदा है। जैसे हिमालय पे, वहाँ पे क्या होता है, जो हिमालय पे रहने वाले लोग हैं उनके अंदर हायर आरबीसी पाया जाता है और टोटल हीमोग्लोबिन देन पीपुल लिविंग इन प्लेन्स। ठीक है। The people living in high altitude compensate low oxygen by increasing production of red blood cell। वहाँ पे आरबीसी ज्यादा है, और हम लोग जहाँ पाए, जैसे बनारस बनारस में रह रहे थे, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाता है। तो देखो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पकड़ना। अब सोचो कि जहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर मान लो 2 ग्राम है तो ये ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। अब सोचो कि ऑक्सीजन है बहुत कम, ऑक्सीजन का लेवल है कम, और हीमोग्लोबिन क्या है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए 2 ग्राम हीमोग्लोबिन पर्याप्त था। अब सोचो कि ऑक्सीजन का लेवल 50 है और हीमोग्लोबिन खाली 2 ही ग्राम है, तो क्या इसको पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा ना। तो इस हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ाना पड़ेगा, 4 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ह्यूमन को जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो 20 से 25 पर मिनट होता है, तो इतने में उसको पूरा ऑक्सीजन ले लेना है। अब 20 से 25 मिनट अगर यहाँ भी टाइम देगा तो उसका दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी ना। तो इसीलिए उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। जब जैसे कहते हैं कि मान लो हमारा 2 ही हाथ है, बहुत सारा सिक्का है, तो हम आराम से उठा लेंगे सिक्के को, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब सिक्का बहुत ज्यादा है, 2 हाथ से हम लोग बहुत उठा लेंगे। और जो सिक्का कम है, अब बहुत लोग हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, तो हम 2 हाथ से कितना सिक्का उठा पाएंगे। तो हमारे पास कम से कम 4-5 हाथ होना चाहिए, जिसकी वजह से हम 20-25 पकड़ लेंगे। ठीक है। तो बस यही यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की क्या गुण होती है बच्चों।
कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है और कैसे घटती है। तो पॉपुलेशन जो होती है डिफाइंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, कि एक ही स्थान पर रहने वाले अलग अलग नंबर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो टोटल नंबर है उसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। ये इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरल कंडीशन में, प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे संतानों को, और वो फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, जो इस समुदाय का वो एक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, यानी ये लिंक करती है जेनेटिक और इवोल्यूशन को। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन की, बात करते हैं। तो पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज पर यूनिट एरिया। इसकी एक फार्मूला याद कर लेना बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ई रीजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन, यानी पीडी इक्वल टू कैपिटल एन बाई एस। तो ये डेंसिटी डिपेंड करती है। अब बहुत सारे, अब सोचो पॉपुलेशन, जैसे मान लो कि 100 लोग की पॉपुलेशन है, अगर जगह की एरिया कम हो, डेंसिटी कम हो, इस रूम की डेंसिटी है केवल 50 लोग रह सकते हैं, इसमें 100 लोग को भर दो, क्या होगा? ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाएगी कि ना, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज की, तो हमारे इन्वायरमेंट जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर इसमें आ जाए तो पानी की कमी हो जाएगी, हवा की कमी हो जाएगी, खाने पाने की, खाने पीने की कमी हो जाएगी, ड्रेस की कमी हो जाएगी, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो ये पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन की साइज और उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है, प्रभावित करती है पॉपुलेशन को। ठीक है। अगर समझो कि खाली उस पॉपुलेशन के अंदर खाली जन्म हो रहा है, खाली 100 बच्चे का जन्म हो रहा है, और ये छोटा सा एरिया है जहां पे मान के चलो कि 1000 लोग रह सकते हैं, 100 बच्चे का जन्म मान के चलो कि 10 दिन पे हो रहा है। ठीक है। तो अब ये बताओ, मान लो एक दिन में, ठीक है, तो 10 दिन में क्या होगा? 1000 लोग आ जाएंगे ना, यानी सब लोग हो जाएंगे, यानी जब इसमें से कोई मरेगा ही नहीं तो अब इसमें क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन की साइज तो बढ़ती जाएगी ना बच्चा। तो जब साइज बढ़ेगी तो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, हर साल 1000 की संख्या बढ़ती जाए, मैंने 1 डे लिया था, सोचो हर साल बढ़ती जाए, तो 10 सालों बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे रहने की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज पानी जल ये सब की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए पॉपुलेशन को बर्थ रेट भी प्रभावित करती है। डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट जिसे हम लोग कहते हैं, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। अब समझो, अभी पॉपुलेशन 1000 है, इसमें से हर साल 100 लोग मर जा रहे हैं, तो 10 साल में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा पूरा एरिया। तो इसलिए जो डेथ, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, यह एक रेशियो में होना चाहिए, कि 10 लोग पैदा हो रहे हैं हर साल तो 5 लोग मर जा रहे हैं, 5 लोग पैदा हुए 3 लोग मर गए, 10 लोग पैदा हो गए 20 लोग मर गए, तो ये संतुलन एक बना रहेगा। ठीक है। सेक्स रेशियो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम, कि अब सोचो कभी इस पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए मेल और फीमेल का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। खाली मेले रहेंगे तो भैया बच्चे कैसे पैदा होंगे, या केवल फीमेल रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा पैदा होंगे? दोनों को होना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए सेक्स रेशियो भी प्रभावित करती है पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को। ठीक है। तो जो पॉपुलेशन होती है एट ए गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल और डिफरेंट एजेस, ये अलग अलग एजेस में अलग अलग वेरी करती हैं। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल कंबाइंड डायग्राम। आइए समझते हैं। जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये एज पिरामिड आपको देता है आपके एग्जाम में, तो ये आप लर्न कर लीजिए कि देखो यहाँ पे 3 स्टेज दी गई है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। देखो रिप्रोडक्टिव स्टेज ये बीच वाला है, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ देखो 3 लक्षण दिए हैं। जो पिरामिड होती है पॉपुलेशन 3 टाइप्स की होती है, एक्सपेंडिंग जो ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, एक स्टेबल होता है जो बेल शेप पिरामिड होता है, एक डिक्लाइनिंग होता है जो अर्न शेप पिरामिड होता है। आओ समझो एक्सपेंडिंग। अब देखो जन्म से पहले बहुत सारे बच्चे थे,
फिर रिप्रो जवान होते होते बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई और रिप्रोडक्टिव स्टेज में बहुत कम लोग बचे। इन्होंने जन्म किया, अपनी संख्या बढ़ाए, लेकिन उसमें से कितने लोग का भी डेथ हो गया। धीरे धीरे ये क्या बता रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो अब जन्म नहीं कर सकते। जनरली फीमेल में देखो उन्हें मीनोपॉज आ जाता है, तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती अब, क्योंकि अब उनमें फर्टिलाइज एग रिलीज ही नहीं होगा। तो केवल मेल ही तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ना। तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ती हुई पिरामिड दिखाई दे रही है कि बढ़ी, घटी, घटी घटी फिर घटती चली गई। ठीक है। अब देखो ये स्थिर है। अब ये देखो ये एक स्थिर है ऐसे। कैसे? अब देखो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में देखो क्या है, बहुत जितने बच्चे जन्म थे वही सब रिप्रोड्यूस करें। लेकिन रिप्रोड्यूस करने के बाद देखो उनकी डेथ होने लगी, और होने होने तो क्या हो गई, ये एक स्टेबल है। यानी ये दोनों, ये वाला स्टेज देखो क्या है, स्टेबल है। ये देखो क्या है, ये बढ़ रही है, फिर ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ये दोनों स्टेबल है। ये दोनों क्या है, स्टेबल है। यहाँ देखो डिक्लाइन हो रहा है कि ये हम लोग कह सकते हैं, जैसे जापान में आप देखोगे ना तो ओल्ड वाले एज वाले लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये इंडिया वाला है, ये वाला, ये इंडिया वाला है। जितने बच्चे जवान हो रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो इनमें क्या है, पॉपुलेशन स्थिर है। और यहाँ पे पॉपुलेशन घटती जा रही है, क्यों? क्योंकि जितने बच्चों ने जन्म लिया उसमें से बहुत सारे बच्चे मर गए, और जो मर गए वो जवानी में बचे ही हैं। और बुढ़ापे वाले देखो क्या है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, वो देखो क्या है, स्थिर है। उनकी संख्या न घट रही है न बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक स्थिरता बनी हुई है। यहाँ पे स्थिरता बनी हुई है। ये बढ़ रहे थे, ये देखो कम होते गए। अब देखो इनकी साइज भी तो देखो भाई, साइज कम हो गई, यहाँ भी देखो साइज कम होती गई। यानी ये डिक्लाइनिंग स्टेज है, यहाँ पॉपुलेशन घट रही है। ये पिरामिड आप रखिए कि एक्सपेंडिंग का नीचे से ऊपर जाएंगे, तो देखो क्या है कि सबसे नीचे ज्यादा, फिर यहाँ, मतलब ये एक सीक्वेंस सीढ़ी वाइज दिख रही है। लेकिन यहाँ पे सीढ़ी नहीं दिख रही है आपको, ये स्टेबल दिख रही है। तो देखो यहाँ पे दोनों सीढ़ी बराबर है। फिर यहाँ पे देखो कम, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम। लेकिन यहाँ पे कम, कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो ये क्या है, एक डिक्लाइनिंग स्टेज है। आइए समझते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ती है। तो किसी भी पॉपुलेशन डिपेंड जो होती है वो फूड की अवेलेबिलिटी पे, प्रिडेशन प्रेशर एंड वेदर। देयरफॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड ऑन द फ्यू बेसिक प्रोसेस, नेटेलिटी जन्म दर, मृत्यु दर, ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन। अब जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है, अब इस पॉपुलेशन के अंदर अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज्यादा लोग मर जाएंगे, पॉपुलेशन घट जाएगी। या ज्यादा लोग का जन्म हो गया तो भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बहुत लोग इस जगह को छोड़ के चले गए तो भी पॉपुलेशन प्रभावित होगी। जैसे कि एग्जांपल समझ लो कि मान लो ये बनारस की एरिया है, मान लो ये बनारस है। बनारस में अगर ज्यादा लोग बाहरी आके बस जाएंगे तो यहाँ पे रिसोर्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी, जिससे पॉपुलेशन प्रभावित होगी। ज्यादा लोग का जन्म हो जाएगा, पॉपुलेशन प्रभावित हो जाएगी। ज्यादा लोग मर जाएंगे तो भी पॉपुलेशन प्रभावित होगा, और इसे छोड़ के चले जाएंगे तो भी पॉपुलेशन प्रभावित हो जाएगा। तो हम पॉपुलेशन की डेंसिटी को कुछ इक्वेशन द्वारा दिखा सकते हैं कि कैपिटल एन टी इक्वल टू एन नॉट प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जहां पे एन टी क्या बता रहे, पॉपुलेशन की डेंसिटी एट टाइम, बी बर्थ रेट, ई माइग्रेशन, डेथ रेट, ई से इमिग्रेशन, और एन नॉट से पॉपुलेशन इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन की साइज कैसी थी। ये जो इक्वेशन है, सो द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेट बी प्लस आई मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट। अब देखो बी प्लस आई, बर्थ रेट, इमाइग्रेशन, दोनों इसमें क्या हो रहे हैं, ये पॉपुलेशन की साइज को बढ़ा रहे हैं। माइनस का मतलब दोनों पॉपुलेशन की साइज को घटा रहे हैं। तो ये दोनों साथ रहेंगे और ये दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, डी प्लस ई, डी प्लस ई और बी प्लस आई माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ मॉडल है
दो मॉडल होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है बच्चों, ये देखो हमेशा क्या हो रहा है, टाइम से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये टाइम पे देखो बढ़ता जा रहा है, जिससे हम लोग दिखाते हैं डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस वन, के माइनस एन बटे के। इसमें देखो हम लोग जैसे कह देते हैं कि ये वेरिएबल है, एन नंबर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वेरिएबल है टाइम के अनुसार। तो वेरिएबल को हम लोग डी से दिखाते हैं कि टाइम के अनुसार पॉपुलेशन भी वेरिएबल है। तो इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि b माइनस डी इक्वल टू आर है, तो इस b माइनस डी को हम लोग क्या लिख दें, r लिख दें। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। या फिर इसे हम लोग एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी दिखा सकते हैं, जहाँ पे कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज बता रहा है, एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, स्मॉल आर इंट्रिंसिक रेट, ई बेस नेचुरल लॉगरिथम, बी बर्थ रेट, डी डेथ रेट। ठीक है, इसमें से जो आर है ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है असेसिंग impact of biotic and abiotic factor on population growth. In exponential growth, when n is the relation to time plotted, a graph curve become J-shaped. तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो J-shaped। ठीक है, आई होप आप लोग समझे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ बच्चों। बस आपको इसकी डिफिनीशन याद रखें, इसके फार्मूले याद रखें। लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सो नो पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे पॉपुलेशन लगातार नहीं बढ़ेगी। द ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक दिखेगा। एवरी इकोसिस्टम इन्वायरमेंट या हैबिटेट लिमिटेड रिसोर्सेज सपोर्ट पार्टिकुलर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। अब इसमें जो ज्यादा नंबर की सब इन्वायरमेंट में जो इंडिविजुअल बढ़ेंगी, वो कैरिंग कैपेसिटी के द्वारा बढ़ेंगी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, जैसे कहते हैं माता पिता का संरक्षण। अगर आपकी केयरिंग की जाए, आपको अच्छी पढ़ाया जाए, अच्छे हॉस्पिटल दी जाए, अच्छा व्यवहार अच्छा संस्कार दिया जाए, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। जिन बच्चों पे माँ बाप का साया नहीं रहता है, माँ बाप के संरक्षण नहीं रहते, अक्सर वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। अक्सर कुछ बच्चे, सभी बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये कैरिंग कैपेसिटी माता पिता के संरक्षण को हम लोग कहते हैं। तो माता पिता का संरक्षण ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए व्हेन एन इज प्लॉटेड रिलेटेड टाइम टू लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसलिए वी हॉल्ट फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। बस इसका फार्मूला याद रखो, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बटे के। जहाँ पे एन क्या बता रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर बता रहा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज, और के बता रहा है कैरिंग कैपेसिटी। लाइफ हिस्ट्री में जो वेरिएशन, डार्विन ने फिटनेस के बारे में बताया था, क्या बताया, पॉपुलेशन दे इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जैसे आर वैल्यू हो गया। कैरिंग कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा उतने ही ऑर्गेनिज्म स्टेबल होंगे। इसलिए आप लोग देखते हैं कि ह्यूमन के बच्चे कम मरते हैं। एक मेढक को देखो कि वो 1000 अंडे को मतलब 1000 अंडे ले करती है, मतलब अंडा देती है, लेकिन उसमें से केवल 100 अंडे ही बच पाते हैं, वो भी 100 में से 50 तो कुछ छोटी मछलियां खा जाते हैं, कुछ खाने पीने के अभाव मर जाते हैं। 20 से 25 मेढक के बच्चे बचते हैं, सोचो 1000 में से। लेकिन आप ह्यूमन को देखें कि अगर उसका 1 से 2 बच्चा है, तो दोनों बच्चे अच्छे खासे रहते हैं, क्योंकि उनके पास कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या चीज को इंटरेक्ट करती है बच्चों, तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन टू डिफरेंट स्पीसीज। देखो जैसे दो अलग अलग स्पीसीज हैं पॉपुलेशन में, तो अलग अलग स्पीसीज क्या करती हैं, ये आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को या तो नुकसान पहुंचा सकती है, या दूसरा इंडिविजुअल इस वाले इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या ये इस इंडिविजुअल को बिना नुकसान पहुंचाए अपने आप को जिंदा रख सकती है, या ये अपने आप को जिंदा इसे बिना नुकसान पहुंचाए अपने आप को जिंदा रह सकती हैं, या तो ये इसे नुकसान पहुंचा के अपने जिंदा रह सकती हैं। तो ये इंटरेक्शन होता है या तो नुकसान पहुंचा के या बिना नुकसान पहुंचाए, दोनों में इंटरेक्शन बनी रहती है। तो फायदा
जो होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, जिसे हम लोग प्लस से दिखाते हैं। फायदा हो रहा है यानी प्लस, अगर नुकसान हो रहा है तो उसे हम लोग निगेटिव से डिनोट करते हैं। अगर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसे हम लोग जीरो से प्रदर्शित करते हैं। समझो कि कोई एक पॉपुलेशन है जहां दो जीवों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे मान लो स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है, और इनको हम लोग जो इंटरेक्शन जिस टाइप, उसे क्या नाम देंगे? तो समझ लेते हैं कि अगर स्पीसीज ए है, बी को फायदा कर रहा है, या बी ए को फायदा पहुंचा के, दोनों लोग मतलब साथ में अगर रह के जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग म्यूचुअलिज्म कहेंगे। समझो स्पीसीज ए को नुकसान हो रहा है और स्पीसीज बी को भी नुकसान हो रहा है, यानी दोनों को नुकसान हो रहा है। तो दोनों को क्या हो रहा है? दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो कि एक शेर है, एक चीता है, दोनों अगर आपस में कंपटीशन करेंगे तो कौन जीतेगा? दोनों को ही हानि होगी। अब दो बैल आपस में लड़ेंगे तो उसमें से क्या होगा? दोनों बैल की हानि होगी। दो भाई आपस में लड़ेंगे, कंपटीशन दिखाएंगे, तो किसी एक का फायदा होगा लेकिन नुकसान तो दोनों का होगा। तो ऐसे कंपटीशन को हम लोग क्या कहते हैं? नेम ऑफ इंटरेक्शन को कंपटीशन। अब सोचो, स्पीसीज ए को तो फायदा हो रहा है लेकिन स्पीसीज बी को नुकसान हो रहा है। कोई एक आदमी है जो दूसरे आदमी के साथ तो रह रहा है लेकिन उसको नुकसान पहुंचा रहा है अपने फायदे के चक्कर में। तो इसे हम लोग ऐसे इंटरेक्शन को प्रीडेशन कहते हैं। अब समझो एक आदमी है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फुली डिपेंड होके रह रहा है और उसे नुकसान पहुंचा दे रहा है। अब जैसे प्रीडेशन में समझो कि ये है प्रीडेटर और ये है प्रे। अब देखो शेर क्या है, वो हमेशा हिरन को मार के खाएगा, बकरी को मार के खाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रीडेटर को तो फायदा हो रहा है लेकिन प्रे को तो नुकसान हो रहा है ना। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या है कि कोई एक बैक्टीरिया है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उसे नुकसान भी पहुंचाता है। उसे नष्ट नहीं करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा अपने फायदे के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो हिरन ने क्या किया, इसे मार के खा गया। ये तो ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो गया, यहाँ ऑर्गेनिज्म नहीं खत्म हो रहा है, इसे नुकसान पहुंचा रहा है बस, और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। कॉमन सेलिज्म में जैसे हम लोग के, जैसे आप लोग देखे होंगे, जो पशु होते हैं, भैंस गाय, हम लोग गांव वाले बच्चे हैं, तो हम लोग देखेंगे जो गाय भैंस, उनमें क्या होता है, एक जू होती है उनके शरीर में पड़ी रहती है। तो कौवा हो गया, कबूतर हो गया, ये सब क्या होते हैं कि उस के जीव के ऊपर आते हैं, बैठते हैं और खाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, जिस जीव के ऊपर है उस इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, तो उसको कौन खा रहा है? दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। यानी जो स्पीसीज बी है उसको तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बल्कि फायदा हो रहा है जो कौवा खा रहा है। तो एक स्पीसीज ए है, उसको फायदा है, लेकिन स्पीसीज बी को कोई नुकसान नहीं है। उसको तो आराम ही है कि भैया चलो हमको फायदा ही हो रहा है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक मछली होती है छोटी, जो शार्क मछलियों की पंखों में चिपक जाते हैं और शार्क मछलियों के ऊपर बैठे रहते हैं। शार्क मछली जब शिकार करती है, खाना खाती है, तो उसके छोटे छोटे मांस के टुकड़े जब निकलते हैं तो छोटी मछलियां उसके पंखों में लगी रहती हैं, उस मांस को खा लेते हैं। अब सोचो उसके पंख में चिपकने से क्या क्या फायदा हो रहा है, कि दूर दूर तक ट्रैवल भी कर ले रही हैं, खाने को भी मिल जा रहा है। तो अब जो शार्क मछली, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जो छोटी वाली मछली, उसको तो फायदा हो रहा है। अब समझो कोई स्पीसीज है जिसे नुकसान हो रहा है, दूसरे वाले स्पीसीज को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं अमेंसेलिज्म। क्या कहेंगे हम लोग? अमेंसेलिज्म कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज ए को नुकसान हो रहा है लेकिन स्पीसीज बी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो आप लोग प्रीडेशन के बारे में अच्छे समझ गए हैं, जिसमें हम लोग प्रीडेटर और प्रे के बारे में, जैसे हिरन, शेर हिरन को दौड़ा के मारता है, उससे भक्षण कर जाता है, खा जाता है। तो टाइगर यहाँ पे प्रीडेटर हो गया, और प्रेज हो गया, हिरन हो गया बेचारा, ठीक है। अब जैसे चिड़िया है, वो प्रीडेटर हो गया, वो क्या खाती है? फ्रूट खाती है, सीड खाती है, तो उसके लिए वो प्रे हो गया। प्रीडेटर का रोल क्या होता है? ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। अब जैसे हिरन की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होंगे, ये सारे घास को खा जाएंगे, सारे घास खा जाएंगे तो और बाकी जानवर क्या खाएंगे भैया? तो शेर, प्रीडेटर क्या करता है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है कि हर्बीवोर्स एनिमल्स की संख्या ज्यादा ना हो जाए। अब कार्न हर्बीवोर्स ही खत्म हो जाएंगे तो कार्निवोर्स किसे खाएंगे? घास तो खाएंगे नहीं, तो उसका भी डेथ हो जाएगा। तो एक इकोसिस्टम को संतुलित बना के रखने के लिए
प्रीडेटर का बहुत बड़ा रोल है। और प्रीडेटर रहेंगे तो प्रे अपने आप को सेव करेंगे, दौड़ेंगे, बचेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रे क्या करेगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, वो दौड़ के भागेगा, अपने आप को बचाएगा। आप लोग हिरन और शेर का दौड़ देखे हैं ना, कितना तेज हिरन भागता है, लेकिन एक टाइम हिरन हार जाता है। ठीक है। कंपटीशन की बात कर ले बच्चों, दूसरा है कंपटीशन। ठीक है। कंपटीशन में जैसे कंपटीशन टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर बोथ द स्पीशीज सफर, इट में एग्जिस्ट बिटवीन सम स्पीशीज। अगर ये कंपटीशन अगर कुछ स्पीशीज के बीच में हो रही है तो इसे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर इंटरेक्शन एक ही जाति के दो जीवों के बीच हो रही है तो उसे हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। अब जैसे कि मान लो लॉयन है, एक अलग स्पीशीज है, और इसकी कंपटीशन जो है टाइगर से हो रहा है। सॉरी, मान लो हम लोग डॉग से बोलते हैं। तो अब देखो, ये क्या है, ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसे हम लोग इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, कुछ स्पीशीज के बीच हो रहा है। लेकिन अब सोचो, लायन और लायन के बीच हो या फिर डॉग और डॉग के बीच में हो, तो ये क्या है, ये सेम स्पीशीज ना हो गए भाई। तो अगर सेम स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। और जो कंपटीशन होता है अगर ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, कुछ, अब देखो लड़ाई क्यों हो रहा है, कुत्ते कुत्ते के बीच में, जैसे दो कुत्ता है, एक रोटी लो फेंक दो, दोनों देखो आपस में लड़ जाएंगे, जो ताकतवर होगा वो रोटी खा जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कुत्ते कुत्ते के बीच में ही क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। आइए समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस पैरासिटिज्म, इट इज द मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज पैरासाइट डिपेंड ऑन द अदर स्पीसीज, जैसे फूड शेल्टर, खाने होने के लिए तो होता है। पैरासाइट अगर न हो, ये कैसे अडाप्ट करते हैं, पैरासाइट हैव इवॉल्व टू होस्ट स्पेसीज सच मैनर बोथ द होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। लॉस ऑफ अनसेसरी सेंस ऑर्गन, इनके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ एडेसी ऑर्गन या सकर होते हैं इनके पास। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की कमी होती है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनके अंदर होती है। ठीक है। आइए समझते हैं बच्चों, इंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट क्या होता है। इंडो पैरासाइट का मतलब होता है दे आर द पैरासाइट विच लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी, कि ऐसे पैरासाइट जो किसी होस्ट के शरीर के अंदर रहते हों। डिफरेंट साइड लाइक लिवर, किडनी, लंग सिटी फॉर फूड एंड शेल्टर। हमारे अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया है जो हमारे बड़ी आंत में रहता है, हमारे बड़ी आंत के अंदर रहेगा, खाएगा पिएगा मस्त रहेगा, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हमारे शरीर के अंदर है ना। ठीक है। अब जैसे टेपवार्म हो गया, लिवर फ्लू, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम देखो क्या है ये, लेकिन प्लाज्मोडियम हमें नुकसान पहुंचाता है, इससे हमें मलेरिया होता है। तो मलेरिया के दौरान ये हमारे लिवर को इन्फेक्ट करता है ना। तो ये पैरासाइट हो गया। लेकिन एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, दीज आर द पैरासाइट विच फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गन फूड एंड शेल्टर, जैसे लाइस ऑफ ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, कॉपिडोस, कस्कुटा। अब जैसे जो कुत्ते हैं, ह्यूमन है, उनके अंदर जैसे हम लोग के पहले बालों में क्या ढील पड़ जाता था, कुत्तों के अंदर जू पड़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसके शरीर पे बाहर से उसके खून को चूसते रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठीक है। कॉमन सेलिजम क्या होता है बच्चों, कॉमन सेलिजम रेफर टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। इसमें से किसी एक को फायदा होगा और एक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेंसेलिज्म, अमेंसेलिज्म is referred to as the interaction between two species in which one species is harmed and other is neither benefited nor harmed। मतलब एक को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, दूसरे को नहीं नुकसान होगा नहीं फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल माउल्ड पेनिसिलियम, पेनिसिलियम सीक्रेट पेनिसिलिन विच किल्स बैक्टीरिया बट द माउल्ड इज अनएफेक्टेड। कि हम लोग को पेनिसिलिन चाहिए, पेनिसिलियम जो सीक्रेट करता है पेनिसिलिन, ठीक है, लेकिन जिस माउल्ड के ऊपर ये रहता है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। जो पेनिसिलियम होगा वो खराब हो जाएगा। म्यूचुअल म्यूचुअलिज्म, जिसमें रेफर टू द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, बेनिफिटेड। जैसे एग्जांपल समझ लो लाइकेन, लाइकेन के अंदर क्या होता है बच्चों, एल्गी और फंजाई दोनों साथ में सरवाइव करते हैं, जिसके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। तो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो इनकी कहानी ये है समझो। और फंजाई क्या करता है, सॉयल से
मिनरल एब्जॉर्ब करता है। मिनरल मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। और मिनरल एब्जॉर्ब और वाटर एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, एल्गी फूड बना के इसे देता है। तो होता ये है कि जब एल्गी पहाड़ी क्षेत्र में गया, झरने वाले एरिया में, तो वहां पे पहाड़ों पत्थरों पे पानी गिरते थे, जिसकी वजह से एल्गी बह जाता था। तो एल्गी उस पत्थरों पे टिक नहीं पा रहा था, चिपक नहीं पा रहा था। जब तो चिपकेगा नहीं तो उसे प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का फूड नहीं बनाएगा। तो फंजाई को भी देख रहा है, फंजाई भी उस पत्थर पे टिक तो जा रहा है, लेकिन उसे फूड नहीं मिल पा रहा है। फंजाई भी सोच में पड़ गया, एल्गी भी सोच में पड़ गया। तो दोनों ने देखा कि एल्गी तो हमें खाना दे सकता है, और एल्गी सोच रहा है फंजाई तो हमें रहने के लिए घर दे सकता है। हम लोग चलो दोस्ती कर लेते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो एल्गी फंजाई के ऊपर रहता है, यानी फंजाई एल्गी को रहने के लिए स्थान सॉयल पे चिपक जाता है, जिससे एल्गी उसके ऊपर रख के चिपक के रह सकता है। और उसके साथ साथ ये जो सॉयल होगा, जो पत्थर होगा, उससे मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को कहेगा लो भाई तुम खाना बनाओ। एल्गी तुरंत क्या करेगा, लाइट को, सनलाइट को कैप्चर करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बना के दे देगा। तो इसमें देखो क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं बच्चों। तो ये म्यूचुअलिज्म है। ऐसे दलहनी पौधे की बात कर लें, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं उन्हें हम दलहनी पौधे कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है कि जैसे जो दाल का पौधा होता है, ठीक है, इसमें होता है प्रोटीन। अब इसको प्रोटीन बनाने के लिए इसको चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है, क्या चाहिए, नाइट्रोजन। अब प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले पाए। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जा रहा है। ये नाइट्रोजन को लेता है और आ, इसे नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट देख रहा है कि अरे भाई हमको तो यही चाहिए, कैसे मिले। प्लांट इसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। हाय हेलो, यू मेक माई फ्रेंड। तो बैक्टीरिया कहता है यस, बट वन कंडीशन, तो हमें, बट टू कंडीशन, तुम हमें रहने के लिए स्थान दोगे। बोला हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान बना देता हूँ। तुरंत लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, अपने रूट के अंदर ऐसे नोड बना लेगा। ठीक है, लो भाई तुम्हारे लिए घर तैयार। बैक्टीरिया क्या, वाह तुम बहुत एक्साइटेड हो। बोला हाँ हाँ बिल्कुल। बोला एक कंडीशन और, मुझे खाना भी चाहिए। बोला बिल्कुल, लो फटाक से खाना पहुंचा दिया। बोला चलो ठीक है। तो ये बोला कि तुम मेरे लिए तक क्यों कर रहे हो। तो प्लांट बोला बस मुझे ये जो बनाए हो ना नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये हमको दे दो। बोला बस इतनी सी बात, लो भाई। तुरंत बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट दे देता है। प्लांट इसको रहने के लिए स्थान, खाने के लिए भोजन। अब क्या चाहिए इस बैक्टीरिया को, बस दोनों में क्या हो गया, दोस्ती हो गया। इस प्रकार की म्यूचुअलिज्म को दोनों को फायदा हुआ ना। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है। और ये बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इसमें वही जो मैंने से लिखा है, वही सारे इसमें एग्जांपल्स दे दिए हैं म्यूचुअलिज्म के। अब ये एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे हाइबरनेशन क्या होता है, डाइपॉज क्या होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के आ सकते हैं। मेराइन फिश के बारे में है, फ्रेश वाटर जो एक्वेरियम होता है, उसमें कैसा इन्वायरमेंट देता है। विल द फिश एबल टू सर्वाइव, वाई और नॉट। कि अब कोई मछली जो है मेराइन वाटर में पाया जा रहा है, उसे एक एक्वेरियम बनाओ, बेल शीशे के एक्वेरियम। एक्वेरियम जानते हैं ना, जिसमें मछलियां घर में सजावटी के रूप में रखी रहती हैं। मेराइन वाटर का फिश उठाओ, उस एक्वेरियम उसे डाल दो, क्या वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, आप इसको पढ़िए कंटेंट। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव टेम्परेचर 45, हाउएवर सम माइक्रोब्स एबल टू लाइव हैबिटेट विद टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग जो 45 डिग्री सेल्सियस सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो 100 डिग्री सेल्सियस सर्वाइव करते हैं। क्या कारण है, इसका आंसर पढ़िए आप लोग, एग्जाम में पूछ सकता है। एज एट्रीब्यूट पॉपुलेशन बट नॉट इंडिविजुअल प्रोसेस, इसके बारे में पढ़िए, ये आपको ध्यान नहीं देना है। क्या डिफेंस मैकेनिज्म होता है प्लांट के लिए, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड, केमिकल डिफेंस, ये सारी चीज आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज होता है बच्चों। ठीक है, कोई आपको डाउट रहेगा तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग शानदार लेक्चर के साथ। और जो कि हमारा आज लेक्चर
11 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस पढ़िए, क्यूआईक्यू सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होते आप हमसे बेझिझक पूछिए, मैं आपके लिए ऑलवेज प्रेजेंट रहूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप, आपके लिए बच्चों मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करिए, हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। माता रानी आपको सद्बुद्धि दें। शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, शुभ संध्या और शुभ दोपहरिया। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं आपके लिए सारे मैंने रिस्पेक्टिव चीजें बोल दी हैं। आप जिस टाइम हो उस चीज को आप स्वीकार करिए महानुभाव। पढ़िए और जय हिंद।